कभी सोचा है भारत का पहला महान साम्राज्य आखिर बना कैसे? इसकी जड़ें हैं प्राचीन बिहार में, जहां 3 पड़ोसी राज्यों के बीच एक जबरदस्त होड़ मची हुई थी। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य बनाने के लिए लगता क्या है? क्या ये सिर्फ ताकत का खेल है, या कूटनीति का, या फिर कुछ और ही? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों से। प्राचीन बिहार की जमीन पर 3 महाजनपद थे, अंग, वज्जी और मगध। तीनों ही अपने आप में शक्तिशाली थे और तीनों की मंजिल एक ही थी, सर्वोच्च सत्ता हासिल करना। तो पहला दावेदार है अंग। अंग को उसकी फौजी ताकत से ज्यादा उसकी बेहिसाब दौलत के लिए जाना जाता था। यह व्यापार का एक बहुत बड़ा गढ़ था। तो अंग एक राजशाही था, मतलब राजा का शासन, और इसकी सारी की सारी शक्ति टिकी थी व्यापार पर। इसकी राजधानी थी चंपा, जो इतनी शानदार थी कि कहते हैं उसे महान वास्तुकार महागोविंद ने खुद डिजाइन किया था। ये एक बेहद अमीर राज्य था, पर इतिहास गवाह है, सिर्फ दौलत के दम पर साम्राज्य नहीं टिकता। अच्छा, अंग का रुतबा कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका समुद्री व्यापार सीधा दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। आज का जो भागलपुर और मुंगेर का इलाका है, वहीं ये राज्य था। मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। और ये सिर्फ एक ट्रेड सेंटर नहीं था, बल्कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी था। लेकिन देखिए, यही बेहिसाब दौलत अंग के लिए मुसीबत बन गई। इसकी अमीरी ने इसे दूसरों की नजरों में ला दिया, और मगध के शासक बिंबिसार ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अंग मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार बना। अब आते हैं दूसरे दावेदार पर, और ये बिल्कुल ही अलग था। ये था वज्जी संघ, जिसे शायद दुनिया का पहला गणतंत्र भी कहा जा सकता है। यहां कोई एक राजा नहीं था। जी हां, ये एक गढ़ संघ था। इसका मतलब है कि शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि कई कुलों के एक संघ के हाथ में था। सारे फैसले एक सभा में मिलकर लिए जाते थे। जरा सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। तो ये संघ बना था 8 अलग अलग कुलों से मिलकर, जिनमें सबसे ताकतवर थे वैशाली के लिच्छवी। सारे बड़े फैसले संथागार नाम के एक असेंबली हॉल में होते थे, जहां लंबी बहस और फिर वोटिंग होती थी। इनकी एकता ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और वज्जी की सबसे कमाल की चीज जानते हैं क्या थी? उनकी न्याय व्यवस्था, जो 8 स्तरों में बटी थी। सोच कर देखें, किसी को मुजरिम ठहराने के लिए 8 अलग अलग लेवल के जजों की सहमति चाहिए होती थी। अगर एक भी जज को लगता कि व्यक्ति निर्दोष है, तो उसे छोड़ दिया जाता था। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी बेगुनाह को सजा ना मिल सके। तो सवाल यह है कि इतना मजबूत और एकजुट गणतंत्र आखिर हारा कैसे? मगध के शासक अजातशत्रु को यह बात अच्छी तरह पता थी कि वज्जी को सीधी लड़ाई में हराना नामुमकिन है। तो उसने एक चाल चली। अपने मंत्री वसकार को वज्जी संघ में भेजा, जिसने कई साल वहां रहकर कुलों के बीच धीरे धीरे जहर घोला, उनमें फूट डाली, और जब एकता की दीवार गिर गई तो मगध ने हमला कर दिया। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और विजयी खिलाड़ी पर, मगध। वो महाजनपद जिसने सिर्फ सपना नहीं देखा, बल्कि भारत का पहला साम्राज्य गढ़ कर दिखाया। मगध के पास ऐसे कई फायदे थे जो दूसरों के पास नहीं थे। उसकी पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी एक कुदरती किला थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो नदियों से घिरी थी, एक तरह का जलदुर्ग। उनके पास हथियार बनाने के लिए लोहे के भंडार थे। और सबसे बड़ी बात, वो जंग में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल करने वाले पहले लोग थे। मगध के शासकों की रणनीतिक सोच कमाल की थी। उन्होंने वक्त और जरूरत के हिसाब से अपनी राजधानियां भी बदलीं। राजगृह की सुरक्षा से लेकर पाटलिपुत्र के व्यापारिक मार्ग तक, और फिर कुछ समय के लिए वैशाली पर नियंत्रण। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। हरियंक राजवंश में ही हमें सत्ता बढ़ाने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके दिखते हैं। बिंबिसार ने शादी ब्याह और दोस्ती के जरिए साम्राज्य बढ़ाया। वहीं उसके बेटे अजातशत्रु ने सीधी लड़ाई और जीत का रास्ता चुना। और कमाल की बात यह है कि मगध के लिए दोनों ही तरीके कामयाब रहे। और फिर आया नंद राजवंश। इसका संस्थापक महापद्मनंद इतना ताकतवर और महत्वाकांक्षी था कि उसने सर्वक्षत्रांतक की उपाधि ली। इसका मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसी ने भारत के पहले असली साम्राज्य की नींव रखी। नंद सेना की ताकत का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है?
जब दुनिया जीतने निकला सिकंदर भारत की दहलीज पर पहुंचा तो उसकी सेना ने नंदों की विशाल सेना के किस्से सुनकर ही आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मगध अब सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सुपर पावर बन चुका था। तो आखिर में सवाल वही कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में मगध ही क्यों जीता, अंग और वज्जी क्यों पीछे रह गए? चलिए इसका सार समझते हैं। तो देखिए पूरी तस्वीर क्या बनती है। अंग के पास दौलत तो थी, पर सैन्य ताकत की कमी थी। वज्जी के पास एकता और एक बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन वो अंदरूनी फूट का शिकार हो गए। और मगध के पास सब कुछ था, एक सुरक्षित राजधानी, कुदरती संसाधन, एक ताकतवर सेना और सबसे जरूरी बेहद महत्वाकांक्षी शासक। जीत का फॉर्मूला इसी से बना। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प बात है। सदियों बाद एक महान सम्राट ने खुद को बड़े गर्व से लिच्छवी दोहित्र कहलवाया। ये सम्राट थे गुप्त वंश के महान समुद्रगुप्त। उन्होंने खुद को लिच्छवियों का नाती बताया। जरा सोचिए, जिस वज्जी गणतंत्र को मगध ने खत्म कर दिया था, उसकी विरासत का सम्मान इतना ज्यादा था कि सदियों बाद भी उससे नाता जोड़ना गर्व की बात मानी जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या जंग में कोई सच में हारता है, या फिर विचार और विरासत हमेशा किसी न किसी